और इतने भी काम करना पड़ेगा। ठीक है। ऑनलाइन वालों, क्या आपको वॉइस क्लियर है? बेचारे ऑफलाइन वाले सब बढ़िया है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है इनको तो। आपके सब बढ़िया है? ओके। ठीक है। हाँ भाई लोगों, क्या हाल चाल है? असाइनमेंट दिया होगा। क्या दिया है? बिगिनर बॉक्स। ये पुराने पाप है। ये पाप बाद में धोए जाएंगे। ये आप चाहो तो काउंटर दे सकते हो जाके। काउंटर जानते हो? संज्ञान में भी है, सम्यक में भी है, काउंटर है, वहां फैकल्टीज बैठते हैं। आप जाके उनसे डिस्कस कर सकते हो, जो भी डाउट्स हो पुराने उनसे डिस्कस कर सकते हो। मैं थोड़ा कम मिलूंगा, इतनी क्लासेस रहती है कि टाइम नहीं मिल पाता। तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो फिर भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो बिगिनर बॉक्स 8 दिया होगा मैंने, कि आप लोगों ने पहले बताओ कहाँ तक पढ़ा है आपको? पढ़ा है कहाँ तक है? टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन पढ़ा दिया। उसके क्वेश्चंस कितने कराए थे? एक वो क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे पार्ट कराए होंगे, वो ले लिया ना? बस फिर तो सब हो गया। असाइनमेंट हो गया होगा फिर तो शायद यार, दिक्कत नहीं आनी चाहिए शायद इतनी। चलो डिस्कस कर लेते हैं। बिगिनर बॉक्स 8, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। कितने लोग करके लाए हैं? किया अटेम्प्ट? सच में? ओके। 1, 2, 3। 3 में डायरेक्शन समझ में नहीं आएगी, कौन सा बाहर निकलेगा? सिखाया था आपको मैंने, सिखाया है। इधर नॉर्थ दिख रहा है, इधर साउथ दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? नॉर्थ टू साउथ इधर होगा ना। अब इसके अंदर कोयल जो रखा हुआ है कुछ इस तरह से रखा है, कॉपी दे दे रही। तो ध्यान से, ये नॉर्थ, ये साउथ, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो अगर ऐसे करंट फ्लो कराएं, तो अगर हम लोग थंब रूल लगाएं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा? बाहर आएगा। सोचो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर आया, फील्ड इधर की तरफ है, तो क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन घुमाएगा? सिखाया था ना कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट को फील्ड में रखते हैं तो वो अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन घुमा लेता है। बोलो। तो अगर इसको यहाँ रखेंगे तो ऐसे घुमाएगा। अगर ऐसे घूमे, कौन सा साइड बाहर निकल कर आया? क्या ये वाला जो ब्रांच है, क्या ये बाहर निकल कर आया? आंसर कौन सा जाएगा? कर पाओगे? समझ में आया? ओके। हाँ वो भी कर सकते हो ना। फोर्स निकालो एक ब्रांच पे, फील्ड इधर था, इसमें करंट इधर, तो करंट फील्ड फोर्स, करंट फील्ड फोर्स, बिल वाला, वो भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें से आपको ये डाउट आया होगा कि एरिया बड़ा किसका हो? कपल समझते हो? कपल समझते नहीं हो? कपल का मतलब टॉर्क, फोर्स कपल मतलब टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एम क्रॉस पी होता है। अब बी सबके लिए सेम है, तो जिसका एम ज्यादा होगा उस पर टॉर्क ज्यादा होगा। एम का फॉर्मूला क्या होता है? एन आई ए होता है। जिसका एरिया ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। तो ध्यान से देखो, इन सबको सेम लेंथ ऑफ वायर से बनाया है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, आपको याद होना चाहिए कि अगर सर्कल बनाते हैं तो उसका एरिया बड़ा होता है। अगर कांस्टेंट लेंथ वायर से अगर डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाते हैं, तो जब तुम सर्कल बनाओगे तो इसका एरिया मैक्सिमम होगा। क्लियर? तो आंसर कौन सा जाएगा? हाँ याद रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज। कौन सा आंसर आएगा? सर्कल कौन सा है? एस में। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 7 बताना है। इसने बोला कि इसको 60 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ा? डब्लू बोला ना। तो उस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा? तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना? 60 डिग्री पे घुमाना है, तो क्या एम बी साइन 60 आएगा? लेकिन एम बी तो पता ही नहीं है। उसने वर्क डन दिया है, देखो वर्क डन किया है कितना? 60 डिग्री घुमाने में, 0 से 60 तक घुमाया उसने, तो वर्क डन कितना होता है? क्या एम बी 1 - cos 60? cos 60 कितना होता है? तो 1 - 1/2, 1/2। तो एम बी का वैल्यू कितना गया यहाँ से? कि 2 ओमेगा आ गया। या डाल दे इस पे, क्या आएगा? 2 ओमेगा साइन 60 कितना होता है? 2 से 2 कट गया, आंसर विल बी √3 W। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हो गए। फिर क्या दिया था? और कुछ नहीं दिया था। ओके। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एटॉमिक मैग्नेटिज्म। बच्चों आपको विजिबल है?
नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए एटॉमिक मैग्नेटिज्म। स्टार्ट करें। सुनो, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं इसके अंदर, हवा ही नहीं लगती कि क्वेश्चन आया कहां से। अभी मैं बताऊंगा इस टॉपिक को पूरा पढ़ाने के बाद कि क्वेश्चन बनाता कैसे है। स्टार्ट करें। चलो, एटम के अंदर क्या क्या होते हैं? एटम में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और उसमें कुछ होता है बीच में, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड होता है। उस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? उस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? कितना? उसको बोलते हैं जेड ई प्लस जेड ई। व्हाट इज दैट? एटॉमिक नंबर। समझ में आया? तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना? जेड ई। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? के बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। कुछ रेडियस होती है उनकी, एक ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, बहुत सारे होते हैं। बोलो। तो क्या जो पिक्चर बनती है कुछ इस तरह से बनती है कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और इसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कुछ इस तरह से। दिख रहा है भाई? हाँ, रिवॉल्व कर रहा है। बोलो। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा एक कुछ, दो पोस्टुलेट्स होते हैं इसके। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम सुना है? चेहरे के एक्सप्रेशन देख के लगता है कि कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन? कितना लगता है वो लगेगा के Q1 Q2/R² इक्वल टू व्हाट? mv² by r। बोलो। एक तो ये जानकारी आपको पहले से होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर से, है? नहीं है तो बता रहा हूं ना यार। एक पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L, दैट इज इक्वल टू mvr इक्वल टू nh/2 पाई। व्हाट इज n? नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन से नंबर का ऑर्बिट है जिसमें रिवॉल्व कर रहा है? क्या वो इंटीजर होता है? 1 2 3 4? ऐसा हो सकता है क्या 1.5 2.5? समझ रहे हो इसका मीनिंग? कौन से वाले नंबर में है? व्हाट इज h? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है? ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से होगी, अगर है तो अच्छी बात, नहीं तो ध्यान रखें। क्लियर है? समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है मान लीजिए ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है? तो क्या इसको मैं एक करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट कर सकता? क्या इसको मैं एक करंट कैरिंग लूप मान सकता हूं? अगर ये रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो करंट का डायरेक्शन कौन सा होगा? क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्लॉकवाइज। क्या आप इस करंट को हम बोल सकते हैं क्या इसको ऑर्बिटल करंट? बोलो। इसको नाम दे सकता हूं ऑर्बिटल करंट। इस करंट का वैल्यू बता सकते हो क्या? इस करंट का वैल्यू बता सकते हो क्या? चार्ज बाय टाइम। परफेक्ट। और चार्ज कितना है? यस, तो क्या आ जाएगा? E/t। नहीं आया? अरे पढ़ा होगा ना, I = dq/dt। चार्ज बाय टाइम। चार्ज कितना? E। टाइम कितना? t। t मतलब टाइम पीरियड। हेलो। 1/t क्या होता है? तो क्या इसको चाहे तो मैं ऐसे ले सकता हूँ EF। दौड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? फिर या फिर रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक ये भी बोलता है काफी बार। रिवॉल्यूशन RPS। एक और बोलता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो फिर क्या करना है उसका? कैसे करोगे? 60 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लोगे? हाँ, सही बोल रहे हो। नेक्स्ट, एक होता है रेडियन पर सेकंड। वो क्या होता है? हाँ, कर पाओगे क्या? सुनो, क्या मैं टी को ओमेगा टाइम में ले सकता हूँ? टी को ओमेगा की टर्म में, एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में पढ़ा होगा आपने। टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा ऊपर जाएगा, क्या बन गया? E⍵/2 पाई। टी को इन टर्म्स ऑफ वी, वी वी स्पीड है, 2 r/2 पाई r/,
अरे डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना यार, स्पीड कितना, स्पीड कितना, ये सब मेरी क्लास में आके खराब होते हैं क्या? और क्या, 2 पाई आर बाई वी, वी किधर जाएगा ऊपर, तो कितना जाएगा ईवी बाय 2 पाई आर। इज इट क्लियर? आई के कितने फॉर्मूले होते हैं? आई के कितने फॉर्मूले, क्या 4 को याद करने की आवश्यकता है? या सिंपल, बस सिंपल चार्ज बाय टाइम होता है, उसे याद कर लेंगे, कर पाओगे? अगर वो करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट कर रहा है, उसको अगर करंट कैरिंग लूप मान सकते हैं, तो क्या उस लूप का सेंटर पे फील्ड निकाल सकते हैं? बोलो, फील्ड का फॉर्मूला क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट सेंटर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, लास्ट, खड़ा होना, रेड टी शर्ट। एक लूप है, उस लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बताना है, करंट उसमें आई फ्लो हो रहा है, रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट सेंटर कितना होता है? नेक्स्ट, क्या होता है? मिनट आई तो सुन गया, नीचे क्या आएगा? 4 पाई डी। हाँ, नहीं पता, नेक्स्ट। हाँ, आपसे बात कर रहा हूं। एक कोई एक लूप है, उस लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? एन का पता है, मैं बोल रहा हूँ लूप है, 1 है, तो आंसर विल बी वी नॉट आई बाई 2 आर। इधर भी काफी लोगों को नहीं आता, कोई बड़ी बात नहीं, बैठे हुए काफी लोगों को नहीं आता, बैठो। एक चीज ध्यान से सुन लेना, जिस साल तुम असाइनमेंट करना स्टार्ट करोगे, उस साल सिलेक्शन होगा तुम्हारा। शायद कल भी डायलॉग मारा होगा, ये पहले भी, आज मारा हूं नया डायलॉग बनाया। जिस साल तुम असाइनमेंट करोगे ना, उस साल तुम्हारा सिलेक्शन होना है, ध्यान से सुन लेना। क्योंकि अभी मैग्नेटिज्म खत्म नहीं हुआ, उससे पहले सबसे बेसिक फॉर्मूला इसका, एक लूप की सेंट्रल फील्ड, आपको वो नहीं आ रहा, आपको वो याद नहीं है, तो कोई वहां एग्जाम में याद आ जाएगा क्या? है वहां कुछ ऐसा कुछ चलता है एग्जाम में याद आ गया डायरेक्ट? रिवाइज करना पड़ता है चीजों को, ठीक है भाई? हेलो, ये पढ़ा दिया, कितना ही बढ़िया पढ़ा दें, कितना अच्छा पढ़ा दें, कितनी अच्छी चीज समझा दें, चीजें याद ही नहीं रही तुम्हें, तो कैसे करोगे यार? कुछ बात समझ में आ रही है? पढ़ो, रिवाइज करो, फिर ये सब रिवीजन कब होगा, याद कब होगा? केवल उसको बार बार रटने से याद नहीं होता है, उसमें तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तब याद होगा। तुम क्वेश्चंस लगाओगे ना उसके, तब याद होगा तुम्हें चीजें, ठीक है? इसलिए बोलता हूँ असाइनमेंट करा करो। बी का वैल्यू कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 आर। आई के कितने फॉर्मूले, तो बी के कितने? अरे आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालते जाए, इसमें 4 बनेंगे, क्या रटने की चीज है? बोलो, लेकिन फील्ड का फॉर्मूला तो आना चाहिए ना, आई तो निकाल लेंगे, तो फिर फील्ड भी निकाल लोगे, कर पाओगे? नेक्स्ट, मैग्नेटिक मोमेंट, इस लूप का, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना लिखेगा? एन आई ए, एन का वैल्यू क्या लिखेगा? हाँ, एक ही तो है, तो 1 लेगा, आई आई लेगा, ए रे कितना लिखेगा? पाई आर स्क्वायर, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। क्या आई इंटू पाई आर स्क्वायर लिख दूं? बोलो, अरे यही तो होगा यार, पढ़ाया ना लास्ट क्लास में। आई के कितने फॉर्मूले? 4, इसके भी कितने? तो 4 4 4, एक भी याद नहीं करना। बोलो, क्यों नहीं करना? बेसिक है, बोलो यार, क्या है? बिल्कुल समझ में आया, कर पाओगे? क्या तीनों चीज समझ में आई? अरे ऑनलाइन वाला दिख तो रहा है ना भाई, तुम फिर रोगे यार। हाँ ठीक है, ठीक है, सुनो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों में एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, ताकि हम लोग एक वैरायटी है क्वेश्चंस की, वो डिस्कस कर सके इस पे। समझना कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो, और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला क्या है, वो एम वी आर। क्या इसमें वी आ रहा है? बोलो, अगर हमें इन दोनों में रिलेशन बनाना है, तो क्यों ना हम आई का वो फॉर्मूला यूज लें जिसमें वी आ रहा हो? बोलो, कौन से मारा है? ईवी बाई
तो क्या डाल दूं यहां पर, ईवी बाय 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या पाई आर से एक पाई एक आर गया, क्या बचा, क्या ईवी आर बाई 2 बचा, क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट आया। सुनो, एम वी आर है, वी आर का जुगाड़ तो हो गया, बस एम और मिल जाए तो काम हो जाए। यस, क्या कर दें, क्या इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो क्या एम वी आर चमक आई, क्या एम वी आर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एल से, बोलो। तो आंसर क्या आ गया, एम इक्वल टू वॉट, ई एल बाई 2 एम। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। इस एम का डायरेक्शन कौन सा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालना सिखाया था आपको, हैंडूल, देख के बताओ, क्रॉस, ऐसे घूमेगा, अंदर आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इनवर्ड। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कौन सा आएगा, एंगुलर मोमेंटम एल, इसका डायरेक्शन कैसा आएगा, सर तो पढ़ाए नहीं। एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम आर क्रॉस वी, या आप चाहो तो इसे बोल सकते हो आर क्रॉस पी, पी मतलब मोमेंटम, ठीक है। तो आर की डायरेक्शन में फिंगर्स, पी की तरफ कर्ल करोगे, थंब का डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम दिखाएगा। एक ट्रिक सिखाता हूं, जैसे हम करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करते हैं ना, तो थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट दिखाता है। इन द सेम वे आप वी की डायरेक्शन में थंब फिंगर्स को कर्ल कर लो, वी की डायरेक्शन में, तो थंब का डायरेक्शन आपको दे देगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। करो, ऐसा आ रहा है कि बाहर आया, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर आया, बाहर, और मैग्नेटिक मोमेंट का अंदर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल नेगेटिव था। पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल पॉजिटिव होता तो फिर करंट भी ऐसे ही होती क्या भाई, जिधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट भी कैसी होती, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बाहर, एक मोमेंटम भी, दोनों का डायरेक्शन आता कि नहीं आता। तो ये डिराइव किया मैंने एक इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इसको जनरलाइज कर सकता हूं एक चार्ज पार्टिकल क्यू के लिए। कैसे, कि भाई एम को एम लिख दो इक्वल टू, अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक चार्ज पार्टिकल क्यू होता जिसका मास एम है, तो क्या ई की जगह मैं क्यू लिख दूं, एल डिवाइड बाई 2 एम। व्हाट इज दिस कैपिटल एम, व्हाट इज दिस कैपिटल एम, क्यू, एल, स्मॉल एम, मास ऑफ व्हाट, चार्ज पार्टिकल। इज इट क्लियर। क्या इसके ऊपर मैं वेक्टर भी लगा दूं, देखो वेक्टर लगाने से क्या, एक जनरलाइज हो गया, अरे क्या बन गया, समझो। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हुआ तो जो डायरेक्शन एम का वही डायरेक्शन एल का, अगर पार्टिकल नेगेटिव हुआ तो इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्या ये ऑटोमेटिक सेट हो गया सारी बातें इसमें, बोलो, क्या सारी बातें इसमें ऑटोमेटिक सेट हो गई, आवाज ही नहीं है। तो अगर यहां से अगर हम लोग एम बाई एल का रेशियो निकालें, क्या आएगा वो, क्या वो क्यू बाई 2 एम आएगा। इज इट क्लियर। इसी को हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। किसको बोलते हैं, एम बाई एल, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एम। इज इट क्लियर, आवाज नहीं है यार, इज इट क्लियर। अब ये तो हो गई स्टैंडर्ड बातें, जो कि ये फॉर्मूला है 5 स्टार फॉर्मूला, याद रखना है आपको। अब इसे कुछ रिजल्ट बताता हूं मैं आपको, किसे रिजल्ट जो निकल कर आते हैं वो कैसे आते हैं। देखो यहां से देखना, उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, फिर से एटॉमिक लेवल पे बात कर रहा हूं, कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका फॉर्मूला क्या आया, क्या वो ई एल बाई 2 एम आया। एल का वैल्यू कितना होता है, इक्वल टू वॉट, तो अगर मैं यहां पुट कर दूं तो ई बाई 2 एम इंटू वॉट, एन एच बाई 2 पाई। बोलो कितना आ गया, क्या ये ई एन एच बाई 4 पाई एम आ गया। तो क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ गया। यहां से क्या दिख रहा है आपको, एम प्रोपोर्शनल टू एन दिख रहा है, बोलो, एम प्रोपोर्शनल टू एन। समझ लो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट एम है, कितना है, तो थर्ड ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, फिफ्थ में, फोर्थ में। समझ में आया, नहीं आया, कैसे देख के बता पाए, इसको देख के बता पाए, क्लियर है। इफ एन इक्वल टू 1 कर दिया जाए, अगर मैं एन का वैल्यू 1 कर दूं, तो क्या एम का जो वैल्यू आएगा उसको मैं म्यू बी बोल सकता हूं, एंड दैट विल बी इक्वल टू ई एच बाय 4 पाई एम।
बोलो, कुछ नहीं किया। इसमें एन का वैल्यू क्या रख दिया मैंने, 1, तो क्या बन गया, EH/4πm। इसको म्यू बी भी बोल सकते हैं। म्यू बी मतलब क्या है, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या बोल सकते हैं इसको, बोर मैग्नेटॉन इसका नाम है। क्या मतलब इसका, कि फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं, और उसका वैल्यू कितना होता है, EH/4πm। क्या E जानते हो क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई जानते हो, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ, तो क्या इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, इन सबका वैल्यू जानते हैं। पुट करो, सॉल्व करो, वैल्यू आ जाएगा आपका, मे भी कर पाओगे। वैल्यू जनरली नहीं पूछता, वो क्या पूछेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बी है, तो थर्ड ऑर्बिट में घूमने वाले की से कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, 3 म्यू बी, फोर्थ में 4 म्यू बी। कर पाएंगे, नहीं समझ में आया। अब एक वेराइटी और पूछता हूं, फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए 1 टेस्ला है, कितना है, तो थर्ड ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से सेंटर पे फील्ड कितना होगा, है 1/3 आएगा। ये कैसे तेरे को फीलिंग आई, मैंने बोला जैसे अभी बताया ना मैग्नेटिक मोमेंट का, तो भाई फर्स्ट ऑर्बिट, ये जैसे ये न्यूक्लियस, ऑर्बिट बहुत सारे होते हैं ना, बोलो, ये मैंने एक एक ऑर्बिट लिया कोई पर्टिकुलर, उसका रिवोल्यूशन का स्टडी करके दिखाया है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, वो सेंटर पे 1 टेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना, तो थर्ड ऑर्बिट में जो घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन वो कितना, जैसे भी आपने बताया ना कि फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाला अगर मैग्नेटिक मोमेंट m प्रोड्यूस कर रहा है तो थर्ड वाला 3m करता है, फोर्थ वाला 4m करेगा। वैसे फील्ड पूछ रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले ने अगर 1 टेस्ला फील्ड प्रोड्यूस किया सेंटर पे, तो थर्ड ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कैसे करोगे, हैं कैसे करेगा, आता है कोई रिलेशन मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड को रिलेट करने का, इससे कर सकते डायरेक्टली। फील्ड का फॉर्मूला क्या है, μ0I/2r। सुनो, इसके लिए कुछ आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज होना जरूरी है, पता नहीं आपको आता कि नहीं आता, मैं बताता हूं आपको। आपने रिलेशन पढ़ा हो शायद, जो रेडियस होता है, जो एटम होता है उसमें जो रेडियस है उसका एक सिस्टम होता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता मर्जी हो जाए, 1 2 3 ऐसे कुछ मीटर ऐसा नहीं होती है, सिस्टम होता है। रेडियस का फॉर्मूला था 0.529 याद है, 0.529 n² इट मीन रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू, रेडियस प्रोपोर्शनल टू, समझ में आया, तो रेडियस प्रोपोर्शनल होती है n² के। इन द सेम वे v के बारे में बताओ, e उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका जो स्पीड होता है उसका भी एक फॉर्मूला होता है, पढ़ाओ अपने 2.18 z/n, तो 2.18 होता है, 2.81 होता है, शायद 18 होता है ज्यादा मुझे पता है, 2.18 z/n, नहीं पढ़ाओ तो याद रखें। हाँ तो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, बस सिंपल वही बात है। क्या v प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है, अगर आपको ये याद है अच्छी बात, नहीं है तो ध्यान रखें। क्लियर है, ये किसका वेरिएशन है, v का और r का। अब समझो, हम बात करना चाहते हैं फील्ड की, फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2r। बोलो, अब इसमें I का कौन सा फॉर्मूला ले लें जिसमें v और r हो, क्योंकि हमें v और r का रिलेशन पता है n के साथ, तो क्या लिख दूं मैं, तो क्या लिख देंगे, μ0/2r इंटू EV/2πr। क्या बन गया ये, क्या बन गया, μ0 EV/4πr²। क्या ये b का फॉर्मूला आ गया, ये सब चीजें कांस्टेंट है, क्या पता लग रहा है, b प्रोपोर्शनल टू v/r²। बोलो, अब v किसके प्रोपोर्शनल है, क्या n⁻⁻1 बोल दूं, तो क्या लिखूं यहां पर, n⁻⁻1 r n² के, तो क्या लिखूंगा, n² का होल स्क्वायर। बोलो, अरे यही तो लिखूंगा यार, n² का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया, n⁴, ये ऊपर जाएगा तो -4, एक ऑलरेडी माइनस है तो -5 हो गया। क्या ये रिलेशन बन गया,
बी प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर -5। बोलो, क्या प्रोपोर्शनलिटी डील करना आता है? क्या प्रोपोर्शनलिटी डील करना आता है? क्या बोलते हैं इसको? ऐसे बोल सकता हूँ B2/B1 इक्वल टू N1/N⁵। इनवर्स है ना, मैंने ऑलरेडी प्लस लिखा है यहाँ पर। समझ में आया? नहीं आया? B2 क्या है? सेकेंड केस में फील्ड, B1 फर्स्ट केस में फील्ड, N1 फर्स्ट केस में ऑर्बिट नंबर, एंड सेकेंड केस में ऑर्बिट नंबर। तो B2 पूछा था, B1 कितना दिया था मैंने? 1 टेस्ला। बोला था ना कि फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से सेंटर पे 1 टेस्ला फील्ड है, तो थर्ड में घूमने वाले की से कितना होगा? क्या लिखेंगे? B2/1 इक्वल टू 1/3 की पावर 5 कितना होता है? 243। 3 9 27 81 243 होता है। आंसर क्या आएगा? 1/243 टेस्ला। क्लियर है? ये कैसे समझा पाए? समझ में आया ये रिलेशन कैसे डेवलप किया? इज इट क्लियर? हेलो। तो एक यूज तो इसका ये है एटॉमिक लेवल पे जाकर कि फर्स्ट ऑर्बिट का फील्ड इतना तो सेकंड का कितना, फर्स्ट ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट इतना तो सेकंड का कितना। बता पाओगे? कर पाओगे? क्या ये समझ में आया आपको? इसमें जो चीज बतानी थी, समझानी थी, वो मेन चीज ये है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम लोग रिजिड बॉडीज पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आसान है। अभी वो मैं सेकंड लेता हूँ, बोर्ड भर चुका है, छाप दो फटाफट। कुमुद पटेल क्या बोल रहा है भाई? B1/B2 रिपीट करो। अरे B1/B2, ये देखा ना यार क्या लिखा है? B प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर -5। इसका मतलब क्या है? B प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, भाई इसको ये भी तो बोल सकते हैं, B प्रोपोर्शनल टू 1/n⁵। एक ही तो बात है, दोनों चीज इनवर्स है ना। तो क्या लिख देंगे? B2/B1 इक्वल टू N1/n⁵। हो गया? एक बच्चा बोला लास्ट, थर्ड लास्ट स्टेप। थर्ड लास्ट स्टेप कौन सा है ये? अरे बताया ना आपको कि फील्ड का फॉर्मूला था B0I/2R। तो आई हमने वो यूज लिया जिसका हमें रिलेशन आता, बी और आर वाला लिया, EV/2πr। यहाँ पुट किया, फॉर्मूला ये बना। तो अब देखो म्यू0 फिक्स है, ई फिक्स, 4π फिक्स, ये तो कांस्टेंट चीजें हैं। तो बी डिपेंड किस पे कर रहा है? वी और आर स्क्वायर पे। कैसे? बी प्रोपोर्शनल टू V/r²। और वी नंबर ऑफ ऑर्बिट पे कैसे वेरी करता है, वो ये बताया अभी आपको। और आर ये बताया आपको। तो इन दोनों को यहाँ पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब दिमाग तुम्हारा घुमा हुआ है क्या? मिली द्विवेदी, आप बोल रहे हो गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है? अरे तो ये लिखाया है ना यार, ये M/L के रेशियो को गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, और क्या है इसमें? क्या बताऊं? हेलो। डाउट आया ये बच्चे का कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है? इनका रेशियो गायरोमैग्नेटिक रेशियो वही तो लिखा है, और क्या है कि भाई M/L का रेशियो जो होता है उसी को गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। ऑनलाइन वालों कॉपी कर रहे हो आप लोग? कोई हैंडआउट नहीं मिलेगा? प्रत्युष तुम बोल रहे हो सर एटॉमिक मैग्नेटिज्म क्या बोलता है? क्या बोलता है भाई? जो बोलता है बता तो दिया, क्या बोलता है? एटॉमिक मैग्नेटिज्म क्या बोलेगा भाई? कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो घूम रहे हैं, वो सभी मैग्नेटिक मोमेंट भी प्रोड्यूस करते हैं और सभी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो वही तो सिखा रहे हैं, और क्या सिखाया?
इसमें बताया क्या, बताओ आप। वेरी गुड हर्ष नंद। क्या बोल रहा है, एम इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर, हाउ। वाह, तुझे तो अवार्ड देता अगर तू अभी ऑफलाइन होता तो। अरे जवाब दो ना तुम में से यार कोई। एक बोल रहा मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर, क्यों लिखा आपने। इसको अवार्ड देना चाहिए, जरूरत है दिवाने की। नोबेल पुरस्कार है, यस। यार फॉर्मूला होता है ना भाई, क्या कर रहे हो यार। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए, पढ़ाया था। कोयल के लिए क्या होता है, एन आई ए। एन क्या गिवन, आई आई, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, इसलिए लिखा आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बताया तो था यहाँ पे। ले एक स्टेप और लिख देता हूँ यार, उसको डाइजेस्ट नहीं हुई, डाइजेस्ट कराते हैं। आई इंटू ए, और एरिया लिखा लिखोगे पाई आर स्क्वायर। अब ठीक है भाई, हो गया जी। अभी हो गया, जल्दी करो जल्दी करो। इसमें कुछ कुछ बातें पुरानी आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की यूज ली है, लेकिन साथ में बताया भी है मैंने उसको कि ये होता है ये होता है, डायरेक्टली यूज नहीं लिया है मैंने। अरे मैंने तो मैग्नेटिक फील्ड टू करंट गियरिंग लूप मीडियम टाई बाई टू आ रहा था, ये भी पढ़ाया, क्योंकि पढ़ाया मैंने था पूरा इसको। तुम्हें तो वो भी याद नहीं है। गंगाधर क्या बोल रहा है, सर मैंने कल लास्ट क्लास का असाइनमेंट नहीं किया तो क्या अवार्ड दूं, है। सर बोर के बाद आपने क्या लिखा है, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन। ऑनलाइन वालों, अगर आप सोच रहे हो कि कॉपी नहीं करोगे, आप इसको बाद में कॉपी करोगे, तो आप फिर बेवकूफ के बेवकूफ ही रह जाओगे फिर से। क्योंकि आपको मौका मिल रहा है साथ में कॉपी करने का, तो फिर टाइम टाइम क्यों वेस्ट करो बाद में, साथ में करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। और अभी तो मैं आपको मॉड्यूल भी डिस्कस कर रहा हूँ साथ में, तो ऐसा लगना, अगर आप चाहें तो फायदा उठा सकते हैं। और आपका जो ये ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का तरीका है, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आप इसको फील कर सकते हो, लेकिन इसके लिए इच्छाएं होनी चाहिए अंदर, ऐसा एक माइंडसेट होना चाहिए। हाँ भाई लोगों, तुम्हारा बताओ। अरे कॉपी है, कॉपी हो गया। 7:30 क्लास छोड़ती ना, समझ ही गए होंगे। हैं, मीटिंग एंड हो जाएगी, 7:45 होगी ना, 7:45 होगी ना, बस। तो अगर आपको लगता है ऐसा कि मैं 7:30 छोड़ दूंगा, गलत लगता है, तो फिर उस दिन मीटिंग एंड नहीं हुई थी क्या। अच्छा, तो 7:40 तक चलती है ना मीटिंग, मैं देख लूंगा कितने देर चलती है। नहीं, एक बच्ची बोल रही 7:45 तक अपने आप हो जाती है, एक बच्ची बोल रही 8 बजे हुई थी, अरे बस तो आज जितनी बजे होगी उस दिन उस टाइम छोड़ूंगा, खत्म बात। एक कॉपी हो गया। हेलो, जब भी लास्ट क्लास हो आपका, फोर्थ क्लास अगर किसी फैकल्टी का है, तो ये मान के चलिए जब उसकी इच्छा होगी तब छोड़ेगा वो। और खासकर मेरा जैसे अगर आदमी पढ़ाने आया, तो ये जब मेरी इच्छा होगी तब छोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो अगर मेरी फोर्थ क्लास है, अगर आपको लगता है कि मुझे 7:30 ही जाना है, बाहर कोई अपॉइंटमेंट बुक करके आए हो, आप उस दिन क्लास मत आओ मेरी क्लास में, ऑप्शन में नहीं है, मैं 7:30 नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। हटा दो उसको।
ये होगा ना, सबका कॉपी हो गया। फोर रिजिड बॉडीज, इस टॉपिक को पढ़ाने का जो मेन रीजन था बेसिकली वो ये है। इसके कुछ एग्जांपल्स लेता हूं आपको तब समझाता हूँ। जैसे भी हमने देखा कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला बनकर आया था वो क्या मिला था हमारे को, क्या m इक्वल टू Q/2m/L मिला था। L मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम। L का फॉर्मूला क्या होता है, ये बंद करा रखा है क्या आपने। L का फॉर्मूला क्या होता है, mvr। L को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं, L को इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ले सकते हैं, पता है, आई ओमेगा। तो क्या इसको ऐसे बोल दूं, Q/2m/I बोलो, व्हाट इज आई हियर, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है। समझना क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग होता है इसके अंदर। जैसे आपको बोला जाए कि एक रिंग है, क्या है, एक रिंग। इस रिंग पर हमने, इसका रेडियस मान लीजिए r है, इस रिंग पर हमने यूनिफॉर्मली Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया, इस पर यूनिफॉर्मली Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसका मास m है और इसको हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया। आपसे पूछा गया कि बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। और सुनो, रिंग है, उसको घुमाया हमने, तो रिंग को क्या हम एक करंट की रिंग लूप की तरह मान सकते हैं। इसको सोल्व करने के दो तरीके समझाता हूं मैं आपको। मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट समझो। अगर इसको मैं करंट की रिंग लूप की तरह मान लूं तो उस करंट का वैल्यू क्या होगा, बोलो, Q/T। टी कहां से लाएगा, हमें क्वेश्चन में ओमेगा दिया है, तो क्या टी को ओमेगा की टर्म में लिख सकते हैं, कितना, 2π/ओमेगा। तो ओमेगा ऊपर जाएगा, कितना आ गया, Q/2π आ गया। ये मिल गया आपको करंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू एरिया। बोलो, क्या लिखोगे, आई कितना, Q/2π, एरिया कितना, πr²। क्या पाई से पाई कट गया, आंसर कितना आया, क्या Ω/r²/2 आया। ये हुआ मेथड फर्स्ट, जो कि हमारा एक जनरल तरीका है, एक सिंपल अप्रोच है। सेकंड मेथड, जो कि अभी हम लोगों ने एटॉमिक मैग्नेटिज्म से सीख कर आए हैं, क्या पढ़ा था हमने इसमें, m इक्वल टू Q/2m/I ओमेगा पढ़ा। बोलो, व्हाट इज आई हियर, ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज आई हियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक रिंग को अगर उसकी एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं, जैसे इसका एक्सिस था, इसके अबाउट घुमा रहे हैं, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। यार ये तो आना चाहिए ना आपको, रोटेशन में पढ़ा होगा, बहुत बेसिक पूछ रहा हूँ। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता, मैं याद दिलाता हूँ, mr² होता है। कितना होता है, mr² इंटू ओमेगा। ठीक है, एम से एम कट गया, कितना आंसर आया, Q/r²/2। दोनों आंसर सेम है। आपको लग भी रहा होगा दोनों मेथड भी सेम है, मतलब दोनों मेथड भी easy है, आसान है, कर पा रहे हैं, बोलो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। मैं आपको बोलूं कि अगर रिंग की जगह अगर मैं बोलूं कि डिस्क ले लिया जाए, क्या ले लिया, अगेन वही, एक आर रेडियस का डिस्क लिया, उस पे हमने यूनिफॉर्मली Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसकी पूरी सरफेस पे। ठीक है, इसको अगेन ओमेगा से घुमा दिया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। थोड़ा समझो, सोचो कि यार पहले जब रिंग था, रिंग तो जब घुमा रहे थे तो ओनली एक लूप बन रहा था। लेकिन अब डिस्क दिया है, डिस्क पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है,
इसे अगर मैं इसको डिस्क मान लेता हूँ, ठीक है, इस पे हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको घुमा रहा हूं, तो भैया अब केवल एक लूप नहीं बनेगा, ऐसे बनेंगे बहुत सारे गोल 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 गोल, बहुत सारे बनेंगे, जीरो से लेके आर रेडियस तक के बहुत सारे लूप बनेंगे बनेंगे उन सबकी उससे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। बोलो, सबका डायरेक्शन सेम आएगा, उन सबको जोड़ने का काम कौन करता है? इंटीग्रेशन नाम लेते हैं, हालत खराब हो जाती है उससे। बोलो, अरे हम चाहते ही हैं उससे छुटकारा पाना, कोशिश करते हैं इसको अवॉइड किया जाए, ठीक है भाई। तो क्या इसमें समझ में आया क्यों इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लूप बनेंगे। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें आप इंटीग्रेशन से सॉल्व करके लाओगे, क्लियर है, जो कि टफ हो जाएगा। अगर हम सेकंड मेथड यूज लेते हैं तो क्या काफी आसान हो जाएगा। क्या लिखेंगे? अरे m का वैल्यू क्या होता है? q बाई 2m इंटू आई ओमेगा। व्हाट इज i? कितना होता है डिस्क का? यस, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। m से m गया, आंसर कितना आ गया? q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4। क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया? सिंपल हुआ, आसान है। तो अगर उससे करते तो काफी लेंथी पड़ रहा था, लेकिन इससे काफी स्मूथ हो गया। बोलो भाई। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊं इसका, मैं आपको बोलूं कि डिस्क की जगह मान लो सॉलिड स्फेयर लिया, क्या यूज लिया? सॉलिड स्फेयर। ऐसे कुछ एक सॉलिड स्फेयर ले लिया और इसके अंदर हमने इसको ओमेगा से घुमा दिया, फिर से इस पूरे सॉलिड स्फेयर पे आपने यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू दे दिया, चार्ज क्यू मास m, फिर से इसको ओमेगा से घुमा दिया, तो बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? समझो, अब थोड़ा दिमाग लगाना कि अगर इससे करते मेथड फर्स्ट से, कितना टफ क्वेश्चन हो गया। सॉलिड स्फीयर किससे बना होता है? बहुत सारी डिस्क से मिलकर बना होता है, क्लियर है। हमसे डिस्क नहीं संभल रही थी और यहाँ तो बहुत सारी डिस्क संभालनी है, और भी कौन सी रेडियस की? जीरो से लेके आर रेडियस तक की, क्लियर है। क्या डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया? जिसमें बहुत सारे करंट गियरिंग लूप बनेंगे, उनको डील करना काफी टफ हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर इस मेथड से यूज लेते तो क्या आसान है। कितना आएगा? m इक्वल टू क्यू बाई 2m इंटू आई ओमेगा। आई कितना होता है याद रखो? 2/5। सॉलिड स्फेयर का मैग्नेटिक सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है, दैट इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। कितना आएगा? 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्या 2m से 2m उड़ गया? आंसर विल बी q ओमेगा r स्क्वायर बाई 5। इज इट क्लियर? सोचो, उसमें बहुत सारी, अगर आप क्वेश्चन को इमेजिन कर पा रहे हो तो मजा आएगा। डिस्क में बहुत सारे लूप बने, लेकिन वो एक ही प्लेन में बने। सॉलिड स्फीयर में बहुत सारे बनेंगे बनेंगे और 3D बनेगा पूरा, लेकिन इससे करेंगे बहुत आसान हो गया। अगर सॉलिड स्फीयर की जगह होलो स्फीयर लेता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लोगे उसमें? 2/3 mr स्क्वायर, क्लियर है। आपको बोला जाए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, उस पे चार्ज क्यों दिया? तो कंडक्टिंग स्फीयर में आपको पता होगा शायद, कंडक्टिंग में बाहर आता है पूरा चार्ज। तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सारा सारा कहां जाएगा? उसकी सरफेस पे। तो किसकी तरह काम करेगा? होलो की तरह। तो जब आप उस पे आप आई लिखोगे, क्या लिखोगे? 2/3 mr स्क्वायर। वो भले सॉलिड है, लेकिन चार्ज कहाँ है? सरफेस पे, तो उसका मास सरफेस वाला देखना पड़ेगा, चार्ज भी वही देखना पड़ेगा। क्या लोगे? 2/3 mr स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो वेराइटी है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए टॉपिक पढ़ाया गया एटॉमिक मैग्नेटिज्म। बात समझ आ रही है? कौन सा टॉपिक लिया था? एसीए लिया था, एम्पियर सर्किटल लॉ। उसमें मोटे वाले वायर वायर खोखले वायर, उनको डील करना बीएसएल से टफ पड़ रहा था, लेकिन वही काम एसीएल से बहुत आसान हो गया था। वैसे यहाँ पर है, जनरल तरीका आई इंटू एरिया लिखते हैं, उससे हो रहा था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस टफ पड़ रहे हैं, इसलिए हमने एटॉमिक मैग्नेटिज्म की बात करी, क्लियर है। अब मैं जो बोल रहा था आपको कि इसके क्वेश्चंस बड़े चकाचक बनते हैं, ऐसे बनते हैं कि दिमाग के पूरे स्क्रू खोल देते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। समझो, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो कौन से टॉपिक का क्वेश्चन हुआ? इसका, एटॉमिक मैग्नेटिज्म का, क्लियर है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था, जब हमने पढ़ाया था आपको फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, उसमें 3 केस पढ़ाए थे कि जब फील्ड और स्पीड के बीच में एंगल 0 180 होता है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है,
90 में सर्कुलर होता है, अदर देन 0, 90, 180 पे हेलिकल होता है, बताया था। अब सुनो, वहां एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, दोनों चीज डिफरेंट है। आपको क्वेश्चन में बोला जाए ए चार्ज पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सम 1 टेस्ला, देन फाइंड रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। तो आंसर विल बी R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी आता है, पढ़े थे हमने फॉर्मूले। R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, पी बाई क्यू बी, रूट टू एम के ई बाई क्यू बी, रूट टू एम क्यू वी बाई क्यू बी, पढ़ा था। तो वहां चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा था, क्लियर है। और बोला जाए कि एक चार्ज कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ 1 टेस्ला प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। चार्ज दे दिया, उसका आपको स्पीड दे दिया, लो फील्ड दे दिया, आपसे पूछ लिया फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो आप आंसर R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी मत टिका देना। समझ में आया। ये क्वेश्चन इतने मिक्स होके आते हैं, सिमिलर लैंग्वेज होती है, दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। मैं आपको फील दिलाता हूँ, ऑनलाइन वालों के पास शायद पता नहीं मॉड्यूल है कि नहीं, अभी लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे, मैं आपको बोल दूंगा। मॉड्यूल के अंदर एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर एक बार 74 देखो, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 74 देखो, उसमें लिखा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड ए प्रोटॉन in an orbit of radius 1 angstrom and produces 16 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब टेस्ला, एक ही बात है। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो सेंटर पे 16 टेस्ला फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो बताओ उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो फील्ड दे दिया ना इसने, फील्ड क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। आई को किस टर्म में लिखना चाहिए, ओमेगा के टर्म में, क्योंकि इसने ओमेगा पूछा है ना। तो आई को क्या लिखोगे, ई ओमेगा बाई 2 पाई। हेलो, सब पढ़ाया ना अभी यार, कर पाओगे। एक क्वेश्चन तो ये हुआ। अब एक क्वेश्चन देखना, आप क्वेश्चन नंबर 48 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 48 देखो एक बार, देखो उसमें क्या लिखा है। इन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कुछ दिया है, मतलब 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल is revolving on circular path in magnetic field 9 into 10 to the power minus 5 Weber per meter square, then the radius of its circular path is। तो यहाँ क्या चीज है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका रेडियस पूछा है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी वाला, लेकिन इसे काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो R इक्वल टू रूट टू एम के ई बाई क्यू बी वाला लगाएंगे। क्लियर है। देखो मैं ये चीज आपको क्यों समझा रहा हूं, अभी क्या है कि हम लोग ये क्वेश्चंस जो है ना, ये एक एक सेगमेंट में कर रहे हैं। पहले हमने फोर्स पढ़ा, आज एटॉमिक मैग्नेटिज्म पढ़ा, इसके असाइनमेंट दूंगा, बना भी लोगे, सब कर लोगे। लेकिन जब आप एक्सरसाइज 2 और 3 करोगे, मैं उसको कर डिस्कस इसीलिए नहीं रहा अभी, ताकि उसको एक साथ करूं, ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। चीजें बड़ी आसान सी है, लेकिन वहां मिक्सर आएगा पूरा, वहां आपको पता ही नहीं लगेगा ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, ये एटॉमिक मैग्नेटिज्म का है कि मूविंग चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का है। क्लियर है। वहां पर आपको कैसे पता लगाना पड़ेगा, लैंग्वेज से। लैंग्वेज मतलब समझ गए, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आपको इंग्लिश आती है, कॉन्फिडेंट हो। पढ़नी तो आती है लेकिन पढ़कर समझना आता है, बस फिर कर लोगे। अगर आपको इंग्लिश आती है, फॉर्मूला आता है, कंसिडर कर लोगे, आराम से कर पाओगे। कॉपी करो फटाफट। ये आएगा, ये आपको आ सकता है, बस सॉलिड स्फीयर हो लेकिन कंडक्टिंग हो। देखो, अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब करने वाला, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करने वाला, तो आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं भी थे, लेकिन कम से कम आज 4 डिस्कस किए मैंने, किए कि नहीं किए, तो कम से कम हुए होंगे यार। बोलो, रिंग का कितना, हमारे स्क्वायर, डिस्क का कितना, सॉलिड स्फीयर का सिखाया, सॉलिड स्फीयर का मिनिमम होता है कितना, और होलो स्फीयर का। अब जैसे आपको मैं पुरानी चीजें उठाता हूँ काफी बार, तो आपके चेहरे बिल्कुल लटक जाते हैं ऐसे होते हैं। तो वो लेने का रीजन ये है कि आप जो चीज आपके आज आई पुरानी, उसको जाके रिवाइज कर लो ना फटाफट से, उसको जाके रिवाइज कर लो, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है।
बच्चे बोल रहे हैं स्क्रीन ब्लर हो रही है। अरे ब्लर हो गई क्या भैया फिर से? क्या स्क्रीन विजिबल है क्लियरली बच्चों? कुछ बच्चे बोल रहे हैं ब्लर है। अगर ये ब्लर है तो फिर आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ बच्चों को बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब, सिस्टम सही है, इधर सब कुछ सही चल रहा है। तो थोड़ा सा आपकी तरफ से गड़बड़ हो सकती है। और रही बात अगर हल्का सा ब्लर भी है, तो वैसे भी मैंने आपको एक एक वर्ड बोल बोल के लिखाया है यार, कौन सी चीज क्या लिख रहे हैं। अगर आपका दिमाग इधर ही था, खाने पीने में नहीं है, समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक बोल रहा है सर आपकी क्लास में सबसे ज्यादा क्लियर रहता है। अरे वाह यार। अच्छा होगा कि ये टाइप करने से बढ़िया कॉपी कर लो। जल्दी कॉपी करो भाई। हो गया? कितने बच्चों का बाकी है चांसेस आज होने के? हम्म? तू क्या एक एक वर्ड देख देख के लिख रहा है यार? नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, जियो मैग्नेटिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा चकाचक टॉपिक है।
वाकई पूरे दिमाग के स्क्रू खोल देगा ये। जियो मैग्नेटिज्म। क्या इसको हटा दिया जाए? कॉपी हो गया, हटा दूं? ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए, जियो मैग्नेटिज्म। भैया अब एक स्टोरी चलेगी, कहानी चलेगी। आपको स्टोरी को ध्यान से सुनना है। एक पिक्चर चलेगी, मूवी, जिसमें ऑडियो भी होगा, वीडियो भी होगा। आपको ध्यान से देखना है। आप मूवी से बाहर, तो फिर वो मूवी खराब हो जाएगी, ये आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टोरी में बने रहना। ठीक है भाई। तो जियो मैग्नेटिज्म समझने के लिए बेसिकली हमें कुछ डेफिनेशंस है, और वो कुछ डेफिनेशंस टोटल 8 है, वो हमें समझनी पड़ेगी। अगर वो समझ में आ गई तो ये आपको समझ में आ जाएगा। हम्म, समझिए ध्यान से कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, उसका फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे बनता है, क्या सिस्टम है, क्या टर्म्स होती है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करें। अर्थ कैसा होता है? गोल, स्फेयर है? हम गोल मानेंगे। क्या मानेंगे? अर्थ क्या है? एक, क्या हो गया भाई? स्फेयर दे दूंगा तो उसको दिखेगा नहीं यार फिर। अब ठीक है, तो थोड़ा सा इधर खिसक जा। अपनी क्लास कोई टेंशन नहीं है, आराम से बोले टेबल पे बैठ जा या पीछे खड़ा हो जा, कोई टेंशन नहीं। समझो, अर्थ क्या एक गोल मान सकते हैं? बोलो। अर्थ एक गोला है, तो वो गोला कुछ इस तरह से है। बोलो। क्या ये किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? आवाज ही नहीं आई। ये अर्थ, ये इसका एक्सिस मान लो, जिसके अबाउट क्या कर रहा है? ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। बोलो। तो जो ये जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, उसको हम बोलते, फर्स्ट क्या है? जियोग्राफिकल एक्सिस। क्या है वो? तो इसका डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? एक्सिस अबाउट विच अर्थ रोटेट्स। सिंपल। अब ये स्फेयर है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो कई दो पॉइंट से पास हो रहा होगा। बोलो। इन दो को पॉइंट्स ना बोलते, उसको बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और दूसरे को हम बोलेंगे जियोग्राफिकल साउथ पोल। बात समझ में आई? तो अगर हम चाहें तो जियोग्राफिकल एक्सिस का डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? कि जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ से पास होने वाला जो लाइन है, क्या वो जियोग्राफिकल एक्सिस है, जिसके अबाउट क्या हो रहा है? अर्थ रोटेट करता है। इज इट क्लियर? क्या फर्स्ट डेफिनेशन आपको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? सेकंड, दैट इज जियोग्राफिकल मरीडियन। सेकंड क्या है? जियोग्राफिकल मरीडियन। ये क्या होता है? इट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस। इट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस इज नॉन एज जियोग्राफिकल इक्वेटर, सॉरी, एक मैग्नेट, जियोग्राफिकल मरीडियन। वापस रिपीट करता हूं। इट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस। भाई ये एक्सिस का एक लाइन ही तो है। इस लाइन से पास होने वाले जो प्लेन होंगे, जो पास होने वाले जो प्लेन होंगे, उन प्लेन को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल मरीडियन। तो क्या बोलेंगे? इट इज अ प्लेन, बोलो, इट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस इज नॉन एज जियोग्राफिकल मरीडियन। कितने पॉसिबल है भाई? एक लाइन से पास होने वाले प्लेन कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉसिबल है। लेकिन अगर अर्थ को हम, जैसे ये अर्थ मान लो, ये गोला है, ये इसका एक्सिस है, अगर हम बाहर से देखें, स्पेस से, तो आपको नजर आएंगे इनफाइनाइट प्लेन्स। ठीक है। लेकिन हम लोग अर्थ की सरफेस पे बैठ जाएं, तो हमारे रेस्पेक्ट में ओनली वन जियोग्राफिकल मेरिडियन होगा। क्लियर है? देखो कैसे। जैसे मान लीजिए यहां पर ये एक्सिस है इसका, इसके ऊपर क्या हो रहा है? अर्थ रोटेट कर रहा है। अर्थ क्या हो रहा है? क्लियर है? अब मैं यहां बैठा हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में क्या ये वाला एक प्लेन जो होगा, क्या ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है? बोलो। अगर मैंने अपनी लोकेशन चेंज कर दी, यहां आ गया, तो क्या ये वाला होगा? बोलो।
तो अगर अर्थ की सरफेस पे बैठ गए आप तो कितने होंगे? एक। स्पेस से देख रहे तो टोटल, समझ में आया? इसको थोड़ा और फील कराते हैं, तब आपको टॉपिक का मजा आएगा। एक स्पाइरल ले, इधर बोर्ड पे आ जा, है? समझो, पकड़ो उसको एक हाथ से, इसको। यार तूने क्या रख रखा है इसमें? ठीक है, एक हाथ से इसको पकड़। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है ना, इसको आप सेमी सर्कल मान लो इस तरह से। क्या मान लो? क्या मान लो? ये भी क्या हो गया? सेमी सर्कल। तो अगर इसको मैं यहां से ऐसे छोड़ दूं इस तरह से, तो अगर सबको आप सेमी सर्कल मान रहे हो तो पूरा बन गया गोला? बोलो। ये हो गया एक्सिस, बन गया? हाँ बन गया यार, ये सेमी सर्कल बना तो गोला बन गया। क्या ये चीज क्या है? क्या है? इसके बाद क्या हो रही है? अर्थ क्या हो रही है? रोटेट कर रही है। व्हाट इज दिस? जियोग्राफिकल एक्सिस। क्या बोल सकते हैं? जिसके बाद अर्थ क्या हो रही है? किन्हीं दो पॉइंट से पास हो रही है, एक ये वाला और दूसरा नीचे। क्या बोलेंगे इनको? पोल्स। इसको क्या नाम दिया? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। इसको फिर सेकंड डेफिनेशन क्या बताई? जियोग्राफिकल क्या होता है? ये प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस। इस कॉपी का हर एक पेज, इस कॉपी का हर एक पेज क्या इस एक्सिस से पास हो रहा है? सब चीज क्या है? ये सब चीज क्या है? जियोग्राफिकल मेरिडियन। कितने? अब समझना, जैसे मैं यहां बैठ गया, जैसे यहां बैठ गया, तो इसके रेस्पेक्ट में केवल एक ही बनेगा। अगर ये यहां बैठ गया तो इसके रेस्पेक्ट में एक ही बनेगा। समझ में आया? फील कर पा रहे हो? ओके, थैंक यू, बैठिए। ये एक्टिविटी कराने का रीजन क्या है? ताकि आप आपकी आंखें विजुलाइज कर सकें कि चल क्या रहा है। क्लियर है? अरे सोच पा रहे हो भाई? समझ में आया क्या है जियोग्राफिकल मेरिडियन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट, जियोग्राफिकल इक्वेटर। ये क्या होता है? इट इज अ ग्रेट सर्कल ऑन अर्थ सरफेस perpendicular to geographical axis at which all the points are equidistant from both the geographical poles. बाउंसिंग हो गया होगा। आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो समझे सुनो। टमाटर जानते हो, खाते होंगे यार। टमाटर बिल्कुल मान लीजिए गोल है। कैसा है? जब सैलेड बनाते हैं तो स्लाइस कटिंग करते हैं, करते हैं। हम तो इसे खा लेते हैं सर। अरे मान ले खा लेते होंगे यार। जब सैलेड बनती है तो सैलेड के लिए स्लाइस कटिंग करते हैं। बोलो, सबसे बड़ा कट कब आएगा? जब उसको बिल्कुल मिड से उड़ाएंगे तो सबसे बड़ा कट आएगा। तो जो गोला बनेगा सबसे बड़ा बनेगा। बोलो, क्या ये जो टमाटर है जैसे मिड से उड़ाएंगे क्या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया? बोलो। तो वही चीज बताया मैंने। इट इज ए ग्रेट सर्कल ऑन अर्थ सरफेस। ग्रेट सर्कल क्यों बोला? सबसे बड़ा सर्कल कहां मिलेगा? जब उसको बिल्कुल मिड से उड़ाओगे। बोलो। तो ग्रेट सर्कल ऑन अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिकल एक्सिस। ये जो जियोग्राफिकल एक्सिस है इसके ऐसे कटिंग करी हमने, तो मिड से काटेंगे ना। बोलो। तो ये बनेगा। जब इसको यहां से उड़ाओगे तो क्या सर्कल जो बनेगा सबसे बड़ा बनेगा? तो ग्रेट सर्कल ऑन अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिकल एक्सिस एट विच ऑल द पॉइंट्स, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे क्या वो दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे? इसका यहां से डिस्टेंस, इसका यहां से डिस्टेंस सेम ही होगा। बोलो, वापस बोलो, आप लोग बोलो। इट इज अ ग्रेट सर्कल ऑन अर्थ सरफेस perpendicular to geographical axis at which all the points are equidistant from both the geographical poles. both the clear है? समझ में आया? उड़ गया शायद, आ गया ना? तो ये चीज बना दो जियोग्राफिकल। बोलो। बेसिकली मैंने एक लाइन बनाया, ये लाइन नहीं बनेगा, एक सर्कल बनेगा। बोलो। अगर इसको यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, क्या वो सभी पॉइंट्स इन दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस पे हैं? समझ में आ गया? नहीं आया? जब इसको बिल्कुल मिड से उड़ाया तो अर्थ के दो टुकड़े हुए। तो जिधर नॉर्थ पोल है उसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, और जिधर साउथ पोल है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। कोई तकलीफ? समझ में आया? उड़ गया? अरे आया भाई? इज इट क्लियर? तो तीन डेफिनेशन मैंने समझा दी, अगली तीन आप बताओगे। दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक इक्वेटर। समझो ध्यान से। हम लोग ये मान के चलते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट रखी हुई है। हम कैसे मान के चलते हैं?
अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट रखी हुई है, बेसिकली नहीं रखी है, लेकिन हमारी जो स्टडी है अगर इसको अज्यूम करें कि एक बार मैग्नेट है तो उसके हिसाब से सही आती है अप्रोक्सीमेटली। जो कैलकुलेशंस है, जो चीजें हैं, जो हम चीजें पढ़ते हैं इसके लिए, वो लगभग सेम आती है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट रखी हुई है। क्लियर है? और वो कुछ इस तरह से रखी है कि ये सीन बन रहा है। जिधर जियोग्राफिकल साउथ पोल है उसके पास है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और जिधर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है उसके पास है मैग्नेट का क्या माना ये हमने, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट रखी हुई है और वो इस एक्सिस से कोइंसाइड नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है। क्लियर है? और जिधर जियोग्राफिकल साउथ पोल उसके पास मैग्नेट का, जिधर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल उसके पास मैग्नेट का, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और इसको बोल सकते हैं क्या, मैग्नेटिक साउथ पोल। कोई तकलीफ? अब कुछ सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों, क्या करिए पुल्सन होता, ये तो नाम दिए, ये कौन सा मैग्नेटिक नेचर दिखा रहा है, दिखा रहा है तो ये ना, मैग्नेट तो ये है, वो तो केवल नाम दिए इसको तो हमने केवल। ठीक है, समझो। ऐसा इसलिए है कि ऐसा पाया गया, इसलिए ऐसा बताया गया। समझो, व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? स्टडी ऑफ नेचर। नेचर में जो हो रहा है उसका स्टडी है, उसको थ्योरी बनाई गई, पढ़ा गया, देखा गया, समझा गया, तब उसका स्टडी किया गया। क्लियर है? हम कुछ बोल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अर्थ नहीं चल रही है, उसके अकॉर्डिंग नेचर काम नहीं कर रहा है। नेचर जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। हेलो? जैसे एक इंसान की बॉडी में कितनी हड्डियां होती है? 206 ही क्यों होती है? मैं बोलूँ 250 कर दो यार, इंक्रीमेंट कर दो इनका, दो चार हाथ और बढ़ा दो, दो कम पड़ते हैं, दो और बढ़ा दो। इज इट पॉसिबल? क्या ये मीनिंगफुल बात है? हेलो? तो वो है इसलिए हम पढ़ते हैं कि 206 है। नहीं समझ में आया? तो जो चीज देखा गया कि ऐसा है, ऐसा पाया गया कि जिधर जियोग्राफिकल साउथ पोल उसके पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और वो एक कोइंसाइड नहीं कर रहा है, पास में है। हेलो? तो जो है वो बताया जा रहा है। समझ में आया? नहीं आया? इज इट क्लियर? तो ये चीज क्या हुआ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये क्या है, मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक एक्सिस का डेफिनेशन क्या बनाओगे? सिंपल यार, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास होने वाला जो लाइन है या जो एक्सिस है, क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर है? ये जो एंगल होता है मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस, इसके बीच में जो एंगल होता है दैट इज इन 11.3 डिग्री। कितना? ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है, किसी में 11 दिया है, किसी में 11.2, किसी में 11.3, किसी में 15 दिया है। 11.3 मानेंगे हम, कितना मानेंगे? और ये एंगल बहुत सारे सालों में चेंज होता है, बहुत सारे मतलब 100-200 साल में एक बार चेंज होता है, थोड़ा सा, कितना सा, 1-2 डिग्री बस, या आधा डिग्री से मान लो, बहुत कम चेंज होता है। कुल मिला के फिक्स रहता है ये वाला एंगल। व्हाट इज दिस एंगल? नाम क्या देंगे? कोई नाम नहीं है, सिंपल क्या बोलेंगे इसको, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। एंड कितना, कितना, क्या फोर्थ डेफिनेशन समझ में आई? व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस? द एक्सिस पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ इज नोन एज, नेक्स्ट बताओ, मैग्नेटिक मरीडियन। आई थिंक अब सबको फील आ रहा होगा, अरे आ रहा है। व्हाट इज मैग्नेटिक मरीडियन? द प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक मरीडियन। अरे भाई, मैग्नेटिक एक्सिस से जितने भी प्लेन पास हो रहे होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, मैग्नेटिक। कितने पॉसिबल? अगेन इनफाइनाइट। समझ में आया क्यों इनफाइनाइट? अगर सरफेस पे बैठ जाए तो। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन, मैग्नेटिक इक्वेटर। बनाओ डेफिनेशन बनाओ। इट इज अ, इट इज अ greatest circle on earth surface perpendicular to magnetic axis at which all the points are equidistant from both the magnetic poles। समझ में आया? आई थिंक एक एक वर्ड समझ में आया होगा। अरे मजा आया यार? क्या 6 डेफिनेशन पूरा क्लियर है? इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट 7, डिक्लिनेशन एंगल। क्या नाम है? ध्यान से सुनिए, इट इज द एंगल बिटवीन जीएम एंड एमएम है।
इट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? समझो, जियोग्राफिकल मेरिडियन कितने? इनफाइनाइट। मैग्नेटिक मेरिडियन कितने? तो उनके बीच में एंगल भी बहुत सारे होंगे। नहीं समझ में आया? समझो, अगर हम अर्थ की सरफेस पे बैठ गए तो किसी जगह बैठे तो उसके रेस्पेक्ट में एक जियोग्राफिकल मेरिडियन, एक तो उसके बीच में एंगल भी कोई पर्टिकुलर होगा। जैसे यहाँ तो यहाँ कुछ होगा, यहाँ चेंज कर दिया तो इसके रेस्पेक्ट में अलग जियोग्राफिकल मेरिडियन, अलग मैग्नेटिक मेरिडियन, तो उनके बीच में एंगल भी कुछ अलग आएगा। क्लियर है? समझ में आया? नहीं आया? वापस बोलो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिक्लिनेशन एंगल? इट इज द एंगल बिटवीन geographical meridian and magnetic meridian, and it varies place to place, and it varies। समझ में आया? क्या सेवंथ डेफिनेशन भी समझ में आ गया? अरे बोलो। नेक्स्ट एंड लास्ट, एंड दैट इज डिप एंगल। और ये डिप एंगल आज स्टार्ट करेंगे, नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास पूरा खाएगा। इतना कुछ बताना है डिप एंगल के बारे में। सोच रहे होंगे 7 खत्म हो गया, 8 खत्म होने वाला, खत्म। 7:30 भी हो गया फ्री। गलत जी रहे हो, ध्यान से सुनो, अभी तो स्टार्ट हुई पिक्चर। ट्रेलर दिखाया था, ट्रेलर। ट्रेलर समझ में आया? अच्छे समझ में आया पूरा? 8th डेफिनेशन, दैट इज डिप एंगल। ध्यान से सुनना। इट इज द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल। रिपीट करो। इट इज द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल। ये डेफिनेशन कम से कम आपसे मैं 15-20 बार बुलवा दूंगा, तो बोर ना हो, ताकि इसलिए बुलवा रहे हैं ताकि याद हो जाए यहीं पे आपको। वापस बताओ, व्हाट इज डिप एंगल? इट इज द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड, अब इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे अभी आपको मैं पूछूं कि आपके लिए हॉरिजॉन्टल क्या है, क्या बोलोगे आप? सर ये है हमारे लिए हॉरिजॉन्टल है, और ये चीज क्या है? वर्टिकल। इज इट क्लियर? ओके। अब मैं इसको समझाने के लिए इसके ऊपर कुछ बच्चों को बैठा देता हूं। चलो खड़ा कर देते हैं फर्स्ट। और एक चीज नहीं बनाई मैंने यार उसमें, ये चीज क्या है? ये था जियोग्राफिकल इक्वेटर। ये वाला क्या है? ये है मैग्नेटिक इक्वेटर। कोई तकलीफ? तो बोलो भाई। चलो अब कुछ बच्चों को बिठाते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट मैंने यहां बिठाया, सेकंड यहां, थर्ड यहां, फोर्थ यहां, एंड फिफ्थ यहां। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा एक चीज बताओ, हम अर्थ की सरफेस पे बैठते कि अंदर बैठते हैं? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। कहां बैठे हैं हम लोग? अर्थ की। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो गिरने वाला बेचारा, इसको तो लटका दिया, और ये जस्ट गिरने वाला, इसको उल्टा लटका दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हेलो? नहीं गिरेगा वो, नहीं गिरेगा वो ऐसा ही होता है। ये सब चीजें कहां से देख रहे हैं हम लोग? स्पेस से, इसलिए ऐसा ही नजर आएगा आपको। बोलो, समझ में आया? इसमें 5 बच्चे बिठाने का रीजन ये है ताकि पूरा अर्थ कवर कर लिया, पूरे अर्थ की स्टडी चलेगी अपनी पूरी। इसके नाम दे देते हैं, चंगू, मंगू, पंगू, यार चलो ABCDE नाम दे दिया मैंने। आप चाहो तो अपने दोस्तों के नाम लिख देना, ABCDE। देखो वैसे फिजिकली क्या है, फिजिक्स बहुत बोरिंग है, ऐसे तो बोरिंग है, लेकिन उसको अगर एंटरटेनमेंट करके अगर बात किया जाए तो पढ़ने भी मजा आएगा और पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है भाई? हेलो? कितने बच्चे? 5। नाम दे देना अपने हिसाब से। ई, अगर ई से पूछा जाए कि भैया तुम्हारे लिए हॉरिजॉन्टल क्या है, तो वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा कि उसके लिए हॉरिजॉन्टल क्या है? क्या बोलेगा कि ये मेरे लिए हॉरिजॉन्टल है? तो बोलो भाई, किसे बताया? हम कैसे बता रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है? अरे अर्थ पे बैठे हैं, अर्थ के टेंजेंट बना दो, सरफेस पे टेंजेंट बना दो, यही क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। तो ये अगर ई है तो इसकी सरफेस के अगर यहाँ टेंजेंट बनाए तो क्या ये बनेगा? अरे बोलो भाई। डी वाले को बोले तो वो ये बोल लेगा, सी ये बोलेगा, बी और ए। समझ में आया? अब आपको ये लगा उसे तो वर्टिकल दिख रहा है हमारे को, तो बोलो, लेकिन ये उसके लिए क्या है? हॉरिजॉन्टल है। समझ में आया? ये वर्ड क्लियर हुआ? नहीं आया? तो डेफिनेशन 2 वर्ड आया था ना, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा आया था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या आया था? अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी?
हमने बोला ना अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट रखी हुई है, तो फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा? ये बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट से फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होती है? नॉर्थ से निकलती है और साउथ में, आवाज ही नहीं आई, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर होती हुई नजर आती है। इसका मतलब क्या, यहां से फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होगी और ऐसे घूम के इसमें जा रही होगी। अरे बोलो यार, इज इट क्लियर? यार ये दिख तो रहा है क्या बच्चों आप लोगों को? ये थोड़ा लाइट हो गया ऑनलाइन वालों? दिख रहा है, ओके। हाँ थोड़ा सा लाइट है, मान गया मैं, लेकिन दिख रहा होगा कि हाँ फील्ड लाइन कैसे बन रही है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में एंटर हो रही है। इज इट क्लियर? बोलो भाई, क्या दोनों वर्ड क्लियर हुए? वापस बोलो, व्हाट इज डिप एंगल? इट इज द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वर्ड क्लियर हुआ? क्या हॉरिजॉन्टल समझ में आया? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आई? बोलो। अब इन बच्चों से मुलाकात करते हैं, इनसे बातें करते हैं। इसे ए को बोलो, इसे ए से पूछते हैं कि भैया तू बता तेरे लिए डिप एंगल क्या है? तो वो बोलता है पहले ये तो बताओ डिप एंगल होता क्या है, बताओ उसको, बताओ उसको। इट इज द एंगल बिटवीन, तो क्या बोलेगा कि भैया देखो ये मेरे लिए हॉरिजॉन्टल है और फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एंगल इज, तो उसके लिए क्या 90 डिग्री है? अरे यार पेन है कि मजा है? एंगल कितना है इसके लिए, समझ में आया? क्या बोलेगा ये एंगल, क्योंकि ये इसके लिए हॉरिजॉन्टल, ये फील्ड, एंगल 90 आया। अरे आया कि नहीं आया? ये फील्ड कैसे आ रही है देखो यार, ये से बैठा है, नीचे से फील्ड लाइन घुस रही है, ऊपर जा रहा है बाहर। अपने आप को ए मान लो, अपने आप को ए मान लो, तो ऐसा लग रहा है अर्थ की सरफेस में से फील्ड लाइंस निकलते हुए बाहर जा रही है। बोलो, बाहर मतलब ऐसे? अरे बोलो यार, तो क्या ए पे फील्ड लाइंस ऐसे है? हेलो, हॉरिजॉन्टल ये है, एंगल कितना आया? नहीं समझ में आया? आ गया? ऐसे बात कर ली। अब ई के पास चलते हैं। ई, उसका क्या हाल चाल है, क्या है? सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। वहां फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, हॉरिजॉन्टल ये है, एंगल अगेन 90। क्या इसके लिए भी थीटा 90 है? बोलो, थोड़ा सी को देखो एक बार, सी को। पैरेलल नहीं दिख रहा? पैरेलल, हॉरिजॉन्टल भी इधर, फील्ड लाइंस भी इधर, एंगल जीरो है। आवाज क्लियर है? तो ए पे फील्ड लाइंस ऐसे, सी पे फील्ड लाइंस ऐसे, तभी तो एंगल जीरो आया। तो क्या यार डायरेक्ट ऐसे से ऐसे हो गया क्या? ये भी तो एंगल आए होंगे भाई। फील्ड लाइंस डायरेक्ट ऐसे मुड़कर ऐसे मुड़ गई क्या? ऐसे धीरे धीरे मुड़ी होगी भाई। तो ये जो लोकेशन है, ये कौन सी जो है, ये कौन सी है? पोल। ये कौन है? इक्वेटर। तो पोल पे फील्ड लाइंस वर्टिकली थी ऐसे, और इक्वेटर फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टली थी। तो बाकी जगह ये जो बीच में जो एरिया बच रहा है, इतना बड़ा अर्थ है, वहां पर भी तो फील्ड लाइंस होगी। और वो कैसे होगी? किसी एंगल पे होगी, इस तरह से होगी। बोलो। तो अभी इस एक फील्ड लाइन से सारे समझाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं एक को बनाता हूं। जैसे इस बी की बात करूं तो यहाँ फील्ड लाइंस बेसिकली इस तरह से बन रही होगी, इस तरह से। ये डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल क्या होगा? डिप एंगल। अरे यही तो डिप एंगल है ना। डेफिनेशन क्या होती है? एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल। ये थीटा क्या है? डिप एंगल है। अगर ये बीई ऐसे है ना, तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे नहीं आएंगे? एक अलोंग हॉरिजॉन्टल, एक अलोंग वर्टिकल। अरे बोलो यार, अरे कंपोनेंट लेना आता नहीं आता तुम्हें? इधर फील्ड है, ये एंगल थीटा है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? कॉस वाला। इधर अब ये हॉरिजॉन्टल है, इसका नाम दे देता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं दे सकता क्या? कौन मना कर सकता है मुझे? क्या इसको बोल दूं बी एच? अरे बोलो, इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो। एक कंपोनेंट क्या इधर आएगा ऐसे? क्या ये बी भी आएगा? इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इस बी एच का वैल्यू कितना आएगा? यस, बीई कॉस थीटा।
ये बीवी का वैल्यू कितना आएगा? नहीं समझ में आया? दिस बाई दिस कर दे, अरे इसको डिवाइड कर दे इससे, क्या tan थीटा आ जाएगा? tan थीटा कितना आया? क्या बीवी बाई बी एच आ गया? इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे तो क्या ये गायब हो जाएंगे? तो क्या जाएगा? बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर आ जाएगा। आवाज ही नहीं आई। कुछ तो सोचना सर कहां से ले आए आप? अरे बेवकूफों, ये बी एच बीवी दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इनका रिजल्टेंट इधर नहीं आता क्या? बी एच इधर बीवी इधर, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रूट ओवर बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर इक्वल टू कितना? बी। बोलो, तो क्या ये आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया क्या कि कहां से लाया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब समझो वापस से, ए पे फील्ड कैसे थी? ऐसे, बी पे ऐसे, सी पे ऐसे, डी पे, डी पे क्या ऐसे हो जाएगी क्या, या कुछ ऐसे आएगी? आएगी ना? तो यहां फील्ड लाइन बनानी पड़ेगी फिर से। क्या फील्ड लाइंस यहां कुछ इस तरह से बनेगी? बोलो, क्या ये बीई होगा, ये वाला बी एच होगा, ये थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बीवी होगा? बोलो, अगेन बी एच का वैल्यू यही आएगा, बी कॉस थीटा, बीवी का बी साइन थीटा, नेट ये आएगा। समझ में आया? ये हो गया डी। अब कहां गए? ई। पूरा अर्थ कवर हो गया, सारा समझ में आया? ए कौन सी जगह है? साउथ पोल। बी कौन सी जगह है? नॉर्थ पोल। तो हम ए से चलना स्टार्ट हुए, कहां जा रहे हैं? ए से चलते चलते कहां पे जा रहे हैं? नॉर्थ पोल पे। तो ए पे फील्ड लाइंस ऐसे, बी पे ऐसे, सी पे ऐसे, डी पे ऐसे, ई पे ऐसे। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आया? तो अगर आपको पूछा जाए कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बनता है, क्या जवाब देना है? ऐसे होता है। कैसा होता है? ऐसे होता है। ये ऐसे का मतलब क्या है? अरे बहुत बड़ा मतलब है इसका, नीट 2019 क्वेश्चन पूछा है इससे, इस ऐसे से। हाँ पीछे पड़ा हुआ आजकल नीट इस पे, डीप एंगल पूछा जा रहा है, बताऊंगा तुम के चेक करेगा? चेक करना जरूरी है अभी, कभी बोल रहा हूं ना यार। सुनो ध्यान से, अब इसकी कुछ रिजल्ट निकालता। बीएच का डायरेक्शन कौन सा होगा? बीएच का डायरेक्शन कौन सा होगा? ध्यान से समझना। जैसे अगर आपको बोलूं मैं, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कौन सा नॉर्थ? जियोग्राफिकल नॉर्थ कि मैग्नेटिक नॉर्थ? दो नॉर्थ आ गए ना तो यार हमारे पास। जब भी बातें ऐसी की जाती है कि भाई नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, तो वो होती है जियोग्राफिकल। कौन सा? कौन सा? कौन सा? याद रहेगा, समझना। मैं पूछ रहा हूं तुमसे, बीएच का डायरेक्शन कौन सा है? देखो अगर यहां से देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। सी वाला जो बंदा खड़ा है, इसके लिए क्या फील्ड लाइंस पूरी ऐसी है, हॉरिजॉन्टल? बोलो, इसके सामने क्या है? नॉर्थ। पीछे क्या है? साउथ। तो फील्ड का डायरेक्शन कौन सा हुआ? ऐसा हुआ ना, ऐसे, साउथ टू। नहीं समझ में आया? समझो यार, सी अपने वो सी समझ, ठीक है? सी समझे? सामने क्या आ रहा है उसके? अगर इधर मुंह करके खड़ा होगा तो क्या आएगा सामने? नॉर्थ। पीछे क्या आएगा? कौन सी डायरेक्शन होगी? अरे सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ है, तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ? तो वही तो बोल रहा हूं। तो बीएच का डायरेक्शन कौन सा होगा? ये हमेशा याद रखें कि बीएच का डायरेक्शन किधर होता? बीएच का डायरेक्शन कौन सा होता है? साउथ टू। हमने अपने रूम में सिस्टम बना रखा है एक, सामने डायरेक्शन कौन सा मानते हैं? सामने कौन सा डायरेक्शन? हाँ तुम्हारे लिए पूछ रहा हूं। वर्टिकली अपवर्ड, वेस्ट, नॉर्थ, वर्टिकली अपवर्ड, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, डाउनवर्ड। क्लियर है? तो बेस किधर होता है? मतलब ऐसे। किधर होता है बीएच? ऐसे, सिंपल। क्लियर है? नेक्स्ट, बीवी का डायरेक्शन। बीवी मतलब वर्टिकली, वर्टिकल कंपोनेंट। समझो, अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर को ध्यान से समझो, सदर्न हेमिस्फीयर को, तो यहां पर आपको बीवी कंपोनेंट क्या अवे फ्रॉम अर्थ सेंटर दिखाई दे रहा है, या अर्थ सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है? बोलो, अवे फ्रॉम अर्थ सेंटर का मतलब क्या होता है? अरे ये अर्थ, अर्थ से दूर जा रहा है ऐसे, तो ये क्या है? कि क्या है?
वर्टिकली अपवर्ड, नहीं समझ में आया? ये वर्ड समझ में आया? अवे फ्रॉम अर्थ सेंटर, क्या बोल सकते हैं? वर्टिकली। तो इन सदर्न हेमिस्फेयर क्या वर्टिकली अपवर्ड होगा? बोलो। नदन में देखना एक बार, देखो देखो देखो, इन नदर्न हेमिस्फेयर क्या वो आ रहा है टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर? टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर मतलब व्हाट? तो इन नदर्न हेमिस्फेयर क्या ये वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा? एट मैग्नेटिक इक्वेटर क्या ये जीरो आएगा? अरे यहां मैग्नेटिक इक्वेटर ये है, यहाँ कोई फील्ड है क्या? क्या यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट है? नहीं है। है क्या? अरे बोलो। चलो मैं सिखाता हूं, अगर ये डाइजेस्ट नहीं हुआ तो मैं अच्छे से क्लियर करता हूं, सुनो। ए पे, ए पे फील्ड लाइन कैसी है? ऐसे है, ऐसे है। ये वेक्टर इधर है पूरा का पूरा, क्या इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट ले सकते हो क्या? इधर कंपोनेंट कितना आएगा? बी cos 90, जीरो। मतलब प्रैक्टिकली दिख रहा है पूरी की पूरी फील्ड लाइन ऐसे है, तो इसका इधर कंपोनेंट आ सकता है क्या? इसका मतलब पोल पे क्या होगा? क्या पूरी की पूरी फील्ड लाइंस वर्टिकली होगी? तो क्या यहां पर जो बीई का वैल्यू है क्या वो मैक्सिमम होगा? क्या यहां पर बीवी का जो वैल्यू है क्या वो बीई के बराबर हो जाएगा? बोलो। क्या यहां पर बीएच का वैल्यू जीरो होगा? बोलो। क्योंकि इसका इधर कंपोनेंट लेना पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली यहां पर क्या यहां पर बीएच का वैल्यू जीरो और बीबी का वैल्यू बीई होगा? आप चाहो तो इससे क्रॉस चेक कर लो। थीटा का वैल्यू 90 डल, थीटा का वैल्यू 90 पुट कर, cos 90 कितना, बीएच कितना आ गया? आया कि नहीं आया? थीटा 90 sin 90 1, बीबी का वैल्यू मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल टू बीई। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां बताओ, यहां पूरी पूरी फील्ड कैसी है? हॉरिजॉन्टल। तो क्या पूरी फील्ड, तो क्या बीएच का वैल्यू बीई हो जाएगा और बीवी का वैल्यू, क्योंकि इसका इधर कंपोनेंट नहीं ले पाओगे। क्लियर है? समझो, ये तीन पोजीशन देखो, एक कौन सा है? दो तो पोल और एक कौन सा? इक्वेटर। बोलो। दो तो पोल्स और एक इक्वेटर। पोल पे बीएच नहीं है, पूरा का पूरा बीवी है। इक्वेटर पे बीवी नहीं है, पूरा का पूरा बीएच है। बाकी सब जगह बीएच भी मिलेगा, बीवी भी मिलेगा। नहीं समझ में आया? आया? नहीं आया? अरे बताया ना यहाँ पर कि यहाँ पर बी एच जीरो, बीवी मैक्सिमम। फिर जैसे क्योंकि यहाँ पर क्या था, वेक्टर ऐसे था, फिर ऐसे घूमा, दोनों कंपोनेंट आएगा, इसलिए बी एच बीवी आएगा। यहां पहुंच गए तो पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट साफ हो गया, सिर्फ ये बचा। बोलो। इसलिए यहां ओनली बी एच आएगा, बाकी जगह फिर ऐसे चलेगा, पोल पे पूरा का पूरा वर्टिकल। समझ में आया? तो क्या बोल सकते हैं? एट पोल्स थीटा इक्वल टू, एट पोल्स थीटा इक्वल टू बीएच इक्वल टू बीवी इक्वल टू मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल टू, क्लियर है? एट मैग्नेटिक इक्वेटर थीटा इक्वल टू बीएच इक्वल टू मैक्सिमम बीई और बीवी इक्वल टू, क्या ये रटना पड़ेगा क्या यार? या ये साफ नहीं समझ में आया? ये फील्ड लाइंस का पैटर्न समझ में आया? ये समराइज करके दिखाया आपको कि बीएच का डायरेक्शन कौन सा, बीएच का डायरेक्शन कौन सा? साउथ टू नॉर्थ। बीबी का डायरेक्शन इन नदर्न हेमिस्फीयर, इन नदर्न हेमिस्फीयर वर्टिकली डाउनवर्ड, इन सदर्न हेमिस्फीयर एट मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप सीख चुके हैं। अगर हम चलना स्टार्ट हुए ए से लेकर ई तक, साउथ पोल से चलना स्टार्ट हुए नॉर्थ पोल तक, कहां तक? तो आपको कमेंट करना है डिप एंगल पे। बताओ, आपको कमेंट करना है डिप एंगल पे। हम यहां से चलना स्टार्ट हुए, तो डिप एंगल पे कमेंट करो। फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। समझ में आया? कमेंट करो बीएच पे, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। कमेंट करो बीबी पे, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। क्लियर है? अगर इसी को मैं ऐसे पूछता कि अगर एक आदमी चलना स्टार्ट हुआ इक्वेटर से पोल की तरफ, किधर? इक्वेटर से पोल की तरफ, तो कमेंट करो डिप एंगल पे।
क्या? इंक्रीज। क्या आएगा? अरे यहाँ जीरो है ना, बाद में क्या रहा है? बढ़ रहा है एंगल। बोलो। मैं बोला इक्वेटर से चलना स्टार्ट हुआ पोल की तरफ, तो डिप एंगल इंक्रीज करेगा, बीएच डिक्रीज करेगा, बीवी इंक्रीज करेगा। ये रटने की बातें हैं क्या? इस पे मैं हजारों क्वेश्चन बना सकता हूँ। ये जो सिखाया ना आपको, ये बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ उसके ऊपर। अभी डिप एंगल स्टार्ट किया है, मजा आया? वापस बोलो, डिप एंगल व्हाट? एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल। पैटर्न कैसा बनता है? करके दिखाओ यार। जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना कि पिकासो तो आई, पिकासो। हम सुनाओ। अरे ग्रेटेस्ट पेंटर। उनसे एक लेडी ने पूछा कि मेरी पेंटिंग बना दो, उसने लिया, कट 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 2 मिनट बना के पटक दिया। हाँ मतलब एग्जैक्टली आती है। फिर उसके पेमेंट पूछा कि आपका पेमेंट कितना हुआ। उसने फ्री में दे दिया, लेकिन उसको पूछा गया कि भाई तुम्हारा इसका रेट क्या है, कितना बताया? बहुत ज्यादा बताया शायद, काफी ज्यादा पेमेंट बताया, काफी ज्यादा अमाउंट, मतलब अनएक्सपेक्टेड, है ना? तो जैसे पूछा लेडी ने कि ये आपने तो 30 सेकंड में कर दिया, तो आप इतना पेमेंट कैसे मांग रहे हो? यस। तो जो ये बताया ना आपको, ये ऐसे ही नहीं आ गया, ठीक है? इसका मतलब इसको समझाना, ये कला बनाई है हम लोगों ने, मिल मिल के बनाई है कि कैसे इसको इजीली किया जा सकता है। तो फ्रीलांस का पैटर्न कैसा? ऐसा। तो ये ऐसा बताया है ना, ये हाथ घूम गया बस ऐसा, लेकिन बहुत सारी जानकारी छुपी हुई है। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में इस पे बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आज के लिए इतना सा ध्यान रखना है। फील्ड का पैटर्न कैसा? ऐसा। बीएच का डायरेक्शन कौन सा? बीएच का डायरेक्शन कौन सा? साउथ टू नॉर्थ। बीबी का डायरेक्शन कौन सा? इन सदर्न हेमिस्फीयर, अप, नदन, डाउन। क्लियर है? फिर बीएच का वैल्यू बीई cos थीटा, बीबी का वैल्यू बीई sin थीटा, tan थीटा इक्वल टू बीबी बाई बीएच एंड बीई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीएच स्क्वायर प्लस बीबी स्क्वायर। समझ में आया? नहीं आया पूरा? अब कुछ बातें और बचती है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये डायग्राम मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं बनाऊंगा, अगर आप चाहो तो इसका फोटो ले लो और बना लेना घर पे, ठीक है? मैं नहीं बनाऊंगा इस डायग्राम वापस से। आप एक अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने बोला कि सर जो आप बोल रहे थे कि डिक्लिनेशन एंगल वो 11.3 डिग्री नहीं होगा क्या? वो एंगल जो 11.3 डिग्री वो एक्सिस के बीच में है, ठीक है? ये एक्सिस के बीच में एंगल है, लेकिन वो किसके बीच में? प्लेन के बीच में। वो बहुत सारे बन सकते हैं। क्लियर है? ऑनलाइन वालों समझ में आया भाई? अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो मजा नहीं आया। एक बोला सर चमक गया पूरा, इसके 2 मीनिंग होते हैं। देखो इतना टाइम नहीं कि मैं आपको बोल टाइम दूं कि आप इसको कॉपी करो, मैं बैठा रहूंगा। आप इसका फोटो ले लें या स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है? स्क्रीन नहीं होता है क्या? ओके ठीक है बच्चों, तो इसको आप फोटो खींच लो, या आपके पास वैसे रिकॉर्डिंग रहेगा तो कर ही लोगे। ओके बच्चों, गुड बाय। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे।